नमस्ते एंड वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले अध्यायों में हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणामों पर विस्तृत चर्चा की। आज के इस वीडियो सेशन में हम प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं और उसके परिणाम स्वरूप पेरिस शांति सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। रूस ने सर्बिया के समर्थन में और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में सैनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। रूस के समर्थन में इंग्लैंड और फ्रांस आ गए और जापान ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार दो परस्पर विरोधी गुटों के बीच में प्रथम महायुद्ध स्टार्ट हुआ। जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए तटस्थ राष्ट्र बेल्जियम को रोंदते हुए फ्रांस की राजधानी के निकट तक दावा पहुंच दिया, और चूंकि बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी इंग्लैंड ने दी हुई थी, अतः इंग्लैंड भी इस समर में कूद पड़ा। इस समय जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर पूर्वी मोर्चे से रूस द्वारा आक्रमण प्रारंभ हुआ, जिसके प्रत्युत्तर में जर्मनी ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को पूर्वी मोर्चे पर रूस के प्रसार को रोकने के लिए और दूसरी टुकड़ी को पश्चिमी मोर्चे पर फ्रांस को रोकने के लिए भेजा। किंतु रूस द्वारा जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण के फलस्वरूप जर्मनी की पावर जो है वो दो भागों में विभक्त हो गई और इस प्रकार पेरिस का पतन होने से रुक गया। पश्चिमी एशिया में फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और अरब राष्ट्रों में तुर्की और जर्मनी के विरुद्ध अभियान शुरू हुए। सुदूर पूर्व में जापान ने जर्मनी के अधिकृत उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया और इंग्लैंड और फ्रांस ने भी अफ्रीका में अधिकांश जर्मन उपनिवेशों को अपने कब्जे में ले लिया। 1917 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने आप को युद्ध से अलग बनाए रखा, यद्यपि उसकी सहानुभूति मित्र राष्ट्रों के साथ थी। किंतु 1915 में जर्मनी ने एक ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को अपनी यू बोट युद्धपोतों के द्वारा अटैक करके उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी थे जो कि हताहत हुए। इस घटना के बाद अमेरिका का जनमत जो है उसके प्रेशर में आकर के अमेरिका भी 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़ा और इसी के साथ जो शक्ति संतुलन है वो अब मित्र राष्ट्रों के पक्ष में हो गया। 1917 में ही रूस में साम्यवादी क्रांति के बाद में रूस ने अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया और मित्र राष्ट्रों के विरोध के बावजूद जर्मनी के साथ संधि कर ली। अप्रैल 1917 में अमेरिका के प्रथम विश्व में कूदने के साथ ही घटना चक्र तेजी से चला और जर्मनी सहित अन्य अलाइड फोर्सेज हैं वो पराजित होने लगी और विजयी राष्ट्रों की जीतने की श्रृंखला बढ़ती गई। बाध्य होकर अक्टूबर-नवंबर 1918 में पहले तुर्की और फिर ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जर्मनी को अकेले ही युद्ध चालू रखना पड़ा और युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट से जर्मनी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। इस स्थिति में जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने अपनी गद्दी त्याग दी और भाग करके हॉलैंड चला गया और उसके बाद जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई और इस वाइमर गणतंत्र की नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं पेरिस शांति सम्मेलन। पराजित राष्ट्रों के साथ स्थायी समझौता करने, राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर राज्यों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने, पराजित राष्ट्रों से क्षतिपूर्ति वसूलने और स्थायी शांति के प्रयासों के लिए पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पेरिस को ही शांति सम्मेलन के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि प्रथम महायुद्ध में फ्रांस ने बड़ी ही वीरता और साहस का परिचय दिया। विराम संधि की वार्ताएं भी अधिकांशतः पेरिस में ही हुई थी। मित्र राष्ट्रों का सर्वोच्च युद्ध परिषद का कार्यालय भी पेरिस में ही स्थित था। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया की निर्वाचित सरकारें भी पेरिस में ही अवस्थित थी। यद्यपि पेरिस में शांति सम्मेलन को आयोजित किए जाने के बड़े खतरे भी थे, जिसमें प्रमुख था कि पेरिस का जो वातावरण है वो बहुत ही
घृणास्पद था और उसमें उन्माद, घृणा और प्रतिशोध की भावना विद्यमान थी, जिससे कि शांति सम्मेलन के निर्णय प्रभावित होने की आशंका थी। पेरिस शांति सम्मेलन में 32 राष्ट्रों के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें अमेरिका का वुड्रो विल्सन, इंग्लैंड का लॉयड जॉर्ज, फ्रांस का क्लीमेंशु, इटली का ओरलैंडो और जापान का सांयोजी प्रमुख व्यक्ति थे। शांति सम्मेलन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति पाइनेकॉर द्वारा किया गया और इस सम्मेलन का सभापति था फ्रांस का क्लीमेंशु। पेरिस शांति सम्मेलन के लिए एक सर्वोच्च शांति परिषद बनाई गई, जिसके कि 10 सदस्य थे। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और इटली से 2-2 प्रतिनिधि थे, जिनमें फ्रांस के मार्शल फ्रोंच, ब्रिटेन के वालफेयर, अमेरिका के लॉसिंग, इटली के सैनिनो और जापान के नोबेकी मेकिनो प्रमुख थे। इटली ने एड्रियाटिक के बंदरगाह फ्यूम की मांग की थी, किंतु विल्सन ने ऐसा गारंटेड इनकार कर दिया क्योंकि यह आत्मनिर्णय के सिद्धांत के खिलाफ था। अतः ऑरलैंडो बीच में ही सम्मेलन छोड़ करके चला गया। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि ये जो पेरिस की शांति सम्मेलन था, इसके आधारभूत तत्व क्या थे, जिनके आधार पर भी पराजित राष्ट्रों के साथ विभिन्न प्रकार की संधियां की गई। युद्ध विराम इस आश्वासन पर हुआ था कि संधियां विल्सन के 14 सूत्रों के अनुसार होगी, किंतु यूरोपीय राजनीतिज्ञ यथार्थवाद को आधार बनाना चाहते थे। फिर भी इस सम्मेलन के आधारभूत तत्व थे वुड्रो विल्सन के 14 सूत्र, मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध के दौरान की गई गुप्त संधियां, रूस की क्रांति का प्रभाव एवं भय, राष्ट्रीयता की भावना और 4 प्रमुख राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों की साधना। अब आइए हम चर्चा करते हैं पेरिस शांति सम्मेलन की प्रमुख समस्याएं। केवल शांति की स्थापना करना ही नहीं, अपितु शांति को स्थापित करने की व्यवस्था करना और दीर्घकालीन संघर्ष में विनिष्ट यूरोप के सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना सम्मेलन की प्रमुख समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के मध्य हुई गुप्त संधियां थी। इनके अनुसार अल्सैस लॉरेन फ्रांस को, जर्मनी में अफ्रीकी उपनिवेश ब्रिटेन को और तुर्की के प्रदेशों में हिस्सा, रूस को डोर्डेनेल्स व कुस्तुतुनिया, इटली को इरेडेंटा व एड्रियाटिक सागर का पूर्वी तट और जापान को शांतुंग प्रदेश मिलने थे। इस प्रकार विल्सन के 14 सूत्रों से इन गुप्त संधियों का प्रमुख टकराव था। आइए अब हम चर्चा करते हैं वुड्रो विल्सन के 14 सूत्र। पहला, गुप्त कूटनीति एवं संधियों का परित्याग। दूसरा, युद्ध एवं शांति काल में खुला समुद्र सबके लिए प्रयुक्त रहेगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आर्थिक प्रतिबंधों की समाप्ति और सभी को व्यापार के समान अवसर। निशस्त्रीकरण, उपनिवेशों पर दावों के निर्णयों में निवासियों की भावना का ख्याल रखना। रूस की भूमि से सेनाएं हटा ली जाएं और भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने की स्वतंत्रता दी जाए। 7वां, बेल्जियम से जर्मन सेनाएं हटा ली जाएं और बेल्जियम को एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाया जाए। 8वां, अल्सैस लॉरेंस फ्रांस को लौटा दिया जाए और उसके प्रदेश स्वतंत्र कराए जाएं। 9वां, राष्ट्रीयता के आधार पर इटली की सीमाओं का निश्चय किया जाए। 10वां, ऑस्ट्रिया हंगरी में जनमत का सम्मान हो। 11वां, रोमानिया, सर्बिया, मोंटीनिग्रो को खाली कराया जाए और सर्बिया को समुद्र तक पहुंचने का रास्ता दिया जाए। 12वां, तुर्की साम्राज्य की जातियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए और डोर्डेनेलिस जलडमरू मध्य का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए। और 13वां, पोलिश जाति के लिए पोलैंड का एक स्वतंत्र राज्य तथा समुद्र तट की सुविधा और राजनीतिक, आर्थिक व प्रादेशिक अखंडता की गारंटी। और 14वां था विश्व शांति हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना। आइए अब हम चर्चा करते हैं पेरिस शांति सम्मेलन में की गई विभिन्न संधियां। सबसे पहले वर्साई की संधि। इस संधि में 440 धाराएं थी।
जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई। इसमें 440 धाराएं थी और इसके द्वारा जर्मनी को राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया गया। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार थे। जर्मनी और उसके सहयोगियों को प्रथम विश्व युद्ध का दोषी मान करके उनकी घोर निंदा की गई और मित्र राष्ट्रों को जो क्षति उठानी पड़ी उसका हर्जाना देने के लिए जर्मनी को विवश किया गया। 1870 में जर्मनी द्वारा फ्रांस में विजित अल्सेस व लॉरेंस के प्रांत फ्रांस को लौटा दिए गए। इसके अतिरिक्त जर्मनी का सार प्रदेश, जो अपनी लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध था, 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी की पूर्वी सीमा का अधिकांश भाग पोलैंड को दे दिया गया। समुद्र तट तक पोलैंड को पहुंचने के लिए जर्मनी के बीचों बीच एक विस्तृत भूभाग निकाल करके पोलैंड को दिया गया, जो कि विश्व इतिहास में पोलिस गलियारे के रूप में प्रसिद्ध है। और आगे चल करके जर्मन राष्ट्र निवासियों को यह पोलिस गलियारा अपने हृदय में एक खंजर की भांति प्रतीत हुआ, जिस भावना का लाभ उठा करके आगे नाजीवादी शक्तियां जर्मनी पर प्रभावी हुई। डेंजिंग और मेमेल बंदरगाह राष्ट्र संघ के अधीन कर दिए गए। इस प्रकार कुल मिलाकर जर्मनी को अपने 13% भूभाग और 10% जनसंख्या से हाथ धोना पड़ा। जर्मनी पर निशस्त्रीकरण थोप दिया गया। जर्मनी सेना की अधिकतम सीमा 1 लाख निश्चित की गई और युद्ध के उपयोगी सामानों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी के सभी नौसैनिक जहाज़ों को जब्त कर लिया गया और अब से वह सिर्फ 6 युद्धपोत रखने का अधिकारी रह गया। पनडुब्बियों और वायु सेना पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। राइन नदी के बाएं किनारे पर 31 मील के भूभाग को पूर्ण रूप से असैनिकृत घोषित कर दिया गया और उसे 15 वर्षों तक के लिए राष्ट्र संघ के अधीन मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में दे दिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका के उपनिवेशों को इंग्लैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका ने अपने अधिकारों में ले लिया। टोगोलैंड और कैमरून पर फ्रांस का अधिकार माना गया और प्रशांत महासागर क्षेत्र तथा जर्मनी के अधिकृत क्षेत्र जापान को दे दिए गए। वर्साई की संधि जर्मनी के लिए अत्यधिक कठोर और अपमानजनक थी। इसकी शर्तें विजयी राष्ट्रों द्वारा एक पराजित राष्ट्र पर जबरदस्ती थोपी गई थी। जर्मनी ने इसे व्यवस्था में स्वीकार किया था और इस संधि को अन्यायपूर्ण कहा गया और यहाँ तक कि जर्मनी के प्रतिनिधियों को इस पर कोई आपत्ति करने का अधिकार भी नहीं दिया गया और इन्हें जबरदस्ती उस पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। इसीलिए वर्साई की संधि को एक आरोपित अपमानजनक संधि कहा जाता है, जिसके अपमान का बदला लेने के लिए जर्मन राष्ट्रीयता सदैव के लिए आतुर रहने लगी। आइए अब हम चर्चा करते हैं अन्य संधियों की। सबसे पहले सेंट जर्मे की संधि, यह ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी और इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया को अपना औद्योगिक क्षेत्र बोहेमिया और मोराविया चेकोस्लोवाकिया बोस्निया को और हर्जेगोविना सर्बिया को देना पड़ा। इसी के साथ मोंटेनिग्रो को मिलाकर यूगोस्लोवाकिया का निर्माण किया गया। पोलैंड के पुनर्गठन में भी ऑस्ट्रिया को कुछ क्षेत्र देना पड़ा। इसी प्रकार ऑस्ट्रिया से छीन करके कुछ क्षेत्र इटली को भी दिया गया। त्रियानो की संधि, हंगरी के साथ त्रियानो की संधि की गई। 1920 की संधि के अनुसार स्लोवाकिया तथा रुथेनिया चेकोस्लोवाकिया को दिए गए। यूगोस्लाविया तथा रोमानिया को भी हंगरी के अनेक क्षेत्र प्रदान किए गए। इस संधि के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया हंगरी की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई। अब आइए बल्गारिया के साथ न्यूएली की संधि। इस संधि के द्वारा बल्गेरिया का अनेक क्षेत्र यूनान, यूगोस्लाविया और रोमानिया को दिया गया। और सेवर्स की संधि, जो कि ओटोमन साम्राज्य तुर्की के साथ की गई थी, जिसके साथ बाद में लोसाने की संधि की गई। 1920 के द्वारा ओटोमन साम्राज्य को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इसके अनेक क्षेत्र यूनान और इटली को दे दिए गए। फ्रांस को सीरिया, पैलेस्तीन, इराक और ट्रांसजॉर्डन तथा ब्रिटेन को मैंडेट के अंतर्गत दिया गया। इससे तुर्की में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी और आगे चल करके उसके साथ लोसाने की संधि की गई। इस प्रकार हम देखते हैं
कि पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा की गई संधियों से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। विशेषकर पराजित राष्ट्रों की जो जनता थी उसने इसे अपने लिए अपमानजनक और एक थोपी हुई संधि माना। जर्मन निवासियों ने तो वर्साई की संधि को कभी भी स्वीकार नहीं किया और संधि के विरुद्ध जर्मनी में प्रबल जनमत बन गया, जिससे हिटलर और नाजी दल ने वर्साई की संधि के विरुद्ध जनमत को अपने पक्ष में करके सत्ता हथिया ली और आगे चल करके विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध से दो चार होना पड़ा। धन्यवाद।